चलो लास्ट पॉइंट क्या था? तो उसमें तुझे क्या टेंशन हो रही है? हूं लग क्या रहे हो? बोले सर काले लग रहे हो, लग कहाँ रहा हूं? अच्छा फिर अब वो बंद करने वाला सिस्टम नहीं होगा? नहीं यार ये गलत है, देखो यार ये मेरे को वापस चेंज करवाना पड़ेगा। फिर तो मजा ही नहीं आएगा। वो बंद करने वाला स्विच नहीं आएगा इसमें अब। फिर वो तो दोनों बंद होंगे ना। नहीं फिर तो मजा ही खत्म हो गया यार। तुम लोगों के इतने बुरे दिन कैसे आ सकते हैं? है? अब मैं सोच सोच के बोलूंगा। वैसा बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा आज के बाद, सिर्फ तुम्हारी क्लास में। लाइट जलाओ सर। लाइट चालू करो, जलाओ क्या होता है? दुनिया ऐसे जलती है, जलाने की क्या जरूरत है? चले क्या? लो लास्ट पॉइंट क्या था वो बता दो। सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। ओके नेक्स्ट देखो। तो मैंने कहा था जिसकी अम्लीयता कार्बोनिक अम्ल से ज्यादा होगी वो सब के सब सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देंगे। सही बात है क्या? बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्वेश्चन वो है, निम्न में से कौन सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देगा? कौन सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देगा? पहला ऑप्शन लिखा है मैंने फिनोल। दूसरा ऑप्शन लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा लिखा सल्फोनिक अम्ल। और चौथा लिखा है बी तथा सी दोनों। तो आंसर क्या होगा? संसार के सारे कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक कार्बोनिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। जितने भी कार्बोक्सिलिक और जितने भी सल्फोनिक है, तो आंख बंद करके टिक कर देना कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक के केस में। तो दूसरा फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल। तीसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और फिर है पेरानाइट्रोफिनोल। कौन होगा रे? पेरानाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फोनिक अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सी गैस से मुक्त करेगा? पहला ऑप्शन SO3 CO2। दूसरा ऑप्शन SO3 CO। तीसरा ऑप्शन SO3 SO3। चौथा CO2 CO2। आंसर क्या होगा बताओ? कौन सा होगा? तो फर्स्ट गलत आंसर है। आंसर है फोर्थ। गधों मैंने लाइन लिखवा रखी है। सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 गैस मुक्त होती है। और जो जो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देगा वो सब CO2 ही मुक्त करेगा। ऐसे नहीं कि सल्फोनिक आ गया तो SO2 निकल जाएगी ना। क्योंकि जो CO2 गैस निकल रही है वो इससे निकलती है, ना कि इस यौगिक से। CO2 गैस कहां से निकलती है? सोडियम बाइकार्बोनेट से। कहां से निकलती है? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट से निकलती है। ये ऐसे होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट है ना, ये होता है।
NaHCO3। अब जैसे उधर से इनका सिर्फ और सिर्फ H+ काम में आता है, इनका सिर्फ और सिर्फ क्या काम में आता है, जैसे H+ आएगा इस Na को तो हटा दो और यहां का लगा दो H। एक कार्बन पे 2 OH स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं रह सकते। अरे गधों, इसीलिए अपने ऑक्सीकरण करवाया था तो बहुत सारी जगह CO2 निकाली थी, क्योंकि कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। तो यहां से क्या निकाल दोगे, H2O और प्लस क्या हो जाएगा, ये CO2। तो ये CO2 गैस इसकी वजह से निकल रही है। तो आप उधर यौगिक कोई सा भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैस कौन सी निकलेगी, CO2 ही निकलेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट में जो CO2 निकलती है वो बाइकार्बोनेट की वजह से निकलती है। सामने क्रियाकारक जो अलग हो उसका सिर्फ और सिर्फ H+ काम में आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या काम में आएगा, H+, बस खत्म। इसलिए गधों ये ध्यान रखें, तुम भावुक हो जाते हो। नेक्स्ट देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण हो गया। क्या काम में आता सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण, यौगिकों के पृथक्करण में। और मेनली अपने सीट में क्वेश्चन दिया हुआ कार्बोक्सिलिक और फिनोल को कैसे पृथक करोगे, कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक तो ये परीक्षण दे देता है और फिनोल ये परीक्षण देता नहीं है, तो पृथक्करण हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, उदासीन FeCl3 परीक्षण। क्या है, उदासीन FeCl3 परीक्षण। उदासीन FeCl3 परीक्षण किसके लिए होता है, फिनोल के लिए। यह फिनोल का परीक्षण है, केवल किसके लिए है, फिनोल। और इसमें क्या होता है, फिनोल लिया जाता है, उसके साथ में उदासीन FeCl3 काम में लेते हैं। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है बैंगनी, और बैंगनी कलर दिखते कंफर्म हो जाता है कि यहां पर कौन है, फिनोल। बस इतना सा कि याद रखना है। नेक्स्ट है विक्टर मेयर परीक्षण। कौन सा परीक्षण है, हाँ, ये सब क्या है कि एनसीईआरटी में तो दिए हुए नहीं है, इसलिए अपने को बस ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आए तो इनका मतलब पता हो अपने को। विक्टर मेयर परीक्षण, याद करो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का पृथक्करण करना था। तो अपन ने क्या काम में लिया था, अरे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का पृथक्करण कौन से परीक्षण से किया जाता है, ल्यूकास परीक्षण से। किससे किया जाता है, विक्टर मेयर परीक्षण भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को पृथक्करण करने में ही काम में आता है। याद कैसे रखेंगे, ऐसे याद कर लेना, विक्टर मेयर की आरबीसी। क्या याद करेंगे, यानी 1 डिग्री एल्कोहल को विक्टर मेयर परीक्षण में ले जाओगे तो रेड कलर दिखेगा, 2 डिग्री को ले जाओगे तो ब्लू कलर दिखेगा, और 3 डिग्री को ले जाओगे तो कलरलेस यानी रंगहीन। रेड कलर दिखते बोल देना 1 डिग्री एल्कोहल, ब्लू दिखते बोल देना 2 डिग्री, और कलरलेस होते ही 3 डिग्री। खत्म हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना। उसके बाद में है लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। क्या नाम है, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। क्या बोलेंगे, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। इसको याद रखना, लीबरमान का गरबा। क्या याद करोगे, GRB। ये क्या होता है, फिनोल और के कन्फर्मेशन के लिए होता है, फिनोलिक यौगिक के कन्फर्मेशन में काम में आता है। कैसे कंफर्म करेगा, इस रिएक्शन जब करवाओगे तो इसकी पहली स्टेप में आपको ग्रीन कलर दिखेगा, दूसरी स्टेप में रेड कलर दिखेगा, और तीसरी और फाइनल स्टेप में आपको कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू। अगर ब्लू कलर आ जाए तो कंफर्म बोल देना कि फिनोल ही है। बस ये कलर का क्रम पूछेगा आपको, एक बार क्वेश्चन आया हुआ और कलर का सीक्वेंस पूछा है कि पहले कलर कौन सा आएगा, दूसरा कलर कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। तो याद कर लेना गरबा। और विक्टर मेयर पूछिए तो आरबीसी, 1 डिग्री एल्कोहल के साथ रेड, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ ब्लू, और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रंगहीन कलरलेस। समझ गए क्या बात को, खत्म हो गया।
उसके बाद देखिए हिंसबर्ग परीक्षण। कौन सा? ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है तो मैं एक साथ ही निपटा रहा हूं। हिंसबर्ग परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? हिंसबर्ग परीक्षण। ये क्या काम में आता है बोलना, यह है इस बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यह 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन का पृथक्करण करने में आवश्यक है। पृथक्करण में उपयोगी। देखो पहले अपन ने एल्डिहाइड कीटोन का पृथक्करण किया था टोलेन से, किया था ना। एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड का पृथक्करण किया फेलिंग और बेनेडिक्ट से। फिर अपन ने फिनोल को पहचान लिया उदासीन FeCl3 से। फिनोल का कार्बोक्सिलिक से पृथक्करण कर लिया सोडियम बाइकार्बोनेट से। एल्कोहल 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 का पृथक्करण कर लिया ल्यूकास और विक्टर मेयर से। अमीन का पृथक्करण कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से। संतृप्त असंतृप्त का पृथक्करण कर लिया Br2CCl4 Br2H2 और बेयर अभिकर्मक। असंतृप्तता परीक्षण पढ़ा था ना, 1% ठंडा क्षारीय KMnO4 बेयर अभिकर्मक OH जोड़ता सेम साइड से। अरे सही बात है क्या? तो अपन ने वैसे पृथक्करण कर लिया। तो ये सब यौगिकों के पृथक्करण करने के प्रैक्टिकल मेथड है, इसलिए इसको बोलते हैं POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके टॉपिक है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का पृथक्करण करने में उपयोगी है। कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला बताओ। किसका? हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र बताओ। तो बोलना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा? ये बेंजीन SO2 और ये Cl, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। पृथक्करण कैसे करते हैं वो सुनो। तो तीनों अमीन का पृथक्करण करने के तरीके बता रहा हूं। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये 3 बोतल ले ली, तीनों में हिंसबर्ग अभिकर्मक। पहली बोतल में मैंने 1 डिग्री अमीन डाला, तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? RNH2। फिर मैंने 2 डिग्री अमीन डाला, RRNH। फिर 3 डिग्री अमीन डाला। जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, और यहां H नहीं है इसलिए नो रिएक्शन। जैसे HCl रिमूव होगा ये सल्फोक्सामाइड बन जाएगा, NHR, N एल्किल बेंजीन सल्फोक्सामाइड। ये NR2 N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोक्सामाइड, और यहां नो रिएक्शन। अब दोनों में रिएक्शन हो गई, नहीं हुई तब तो 3 डिग्री अलग हो गया, हो गई तो फिर पता नहीं है कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, क्योंकि दोनों में रिएक्शन हो गई, दोनों में अमाइड बन गया। अब डालते हैं यहां पर क्षार। क्या डालते हैं? क्षार के पास क्या होता है? OH, और उसको क्या चाहिए? H। क्षार को अम्ल चाहिए होता है, क्या इसके पास में H में? क्या, इसलिए ये दो पहला यौगिक बना बेंजीन सल्फोक्सामाइड, ये इस क्षार में घुल जाएगा। तो अगर घुल जाए तो समझ लेना 1 डिग्री अमीन है, और नहीं घुले, क्यों नहीं घुला? क्योंकि H नहीं था। तो अगर नहीं घुल पाए तो बोल देना 2 डिग्री अमीन है। हो गया पृथक्करण। पहले तीनों बोतल के अंदर तीनों अमीन डालेंगे, रिएक्शन हो जाएगी तो 1 डिग्री 2 डिग्री है, नहीं हुआ तो 3 डिग्री है। फिर अगर रिएक्शन हो गई तो उनके अंदर क्षार डालेंगे, क्षार में अगर घुल गया तो 1 डिग्री है, नहीं घुला तो 2 डिग्री। हो गया पृथक्करण खत्म। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या काम में आता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के पृथक्करण में काम में आता है। चलिए आगे चलते। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खत्म। लास्ट बचा है टर्मिनल एल्काइन। कौन बचा है? टर्मिनल एल्काइन।
टर्मिनल एल्काइन क्या होता है? किनारे वाला एल्काइन। ये सही बात है क्या? तुम इसको ऐसे लिख दो। इसका जो ये हाइड्रोजन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसा हाइड्रोजन होता है? मतलब अम्लीय हाइड्रोजन। क्यों होता है ये अम्लीय हाइड्रोजन? क्योंकि इसका H+ जब निकलेगा यहां से, तो यहां जो माइनस आएगा वो 3.25 वाले कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता पे आएगा, जो कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। तो माइनस का स्थायित्व ज्यादा होता है तो अम्लीयता ज्यादा होती है। इसलिए टर्मिनल एल्काइन का H बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ये एसिडिक होने के कारण इस टर्मिनल एल्काइन की वजह से कुछ रिएक्शंस हो जाती है। इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से, इसके अम्लीय गुणों की वजह से कुछ रिएक्शन हो जाती है। पहली रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। ये बात मैंने एक्टिव हाइड्रोजन के टाइम पर भी लिखवा रखी है, लेकिन पढ़नी पड़ती है। NaNH2 सोडामाइड के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस मुक्त करता है। सही बात है क्या? तीसरी बात, टोलेन अभिकर्मक के साथ सफेद अवक्षेप देता है। कैसा अवक्षेप देता है? हाँ, और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप देता है। कैसा अवक्षेप देता है? लाल। और इन सब रिएक्शन से क्या प्रूफ हो जाए कि इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। ये प्रूफ है इसका, अम्लीय प्रकृति का। तो ये चारों ही आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कहेगा कि एक यौगिक है, वो बेयर परीक्षण दे देता है और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल कलर देता है, तो वह यौगिक है। और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो आप किसको छांटोगे? पहली बात, बेयर अभिकर्मक को दिया, इसका मतलब वो असंतृप्त है। तो असंतृप्त तो एल्किन भी हो सकता है, इंटरनल एल्काइन भी हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन भी हो सकता है। तो एक चीज तो हो गई कि सबसे पहले वाली बात से तो ये पता चला कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। पर दूसरी बात जब बोली कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल कलर दे देता है, तो दिमाग में आना चाहिए कि क्या है वो? टर्मिनल एल्काइन। क्या किसी को कोई दिक्कत? बस ऑप्शन को टिक कर देना। या क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि एक यौगिक है, Br2 जल को विरंजित कर देता है। कर देता है मतलब वो असंतृप्त तो है, लेकिन टोलेन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसका मतलब वो टर्मिनल एल्काइन तो नहीं है। या तो क्या है? एल्किन, या क्या है? इंटरनल एल्काइन। क्योंकि दोनों ही असंतृप्तता परीक्षण तो देंगे। टर्मिनल होता तो असंतृप्त तो देता, लेकिन साथ में टोलेन के साथ रिएक्शन कर लेता और सफेद कलर का अवक्षेप दे देता। पर क्वेश्चन में बोला कि अवक्षेप देता ही नहीं है। नहीं देता, इसका मतलब टर्मिनल एल्काइन तो नहीं होगा। तो ऐसे अपन टर्मिनल और इंटरनल एल्काइन का पृथक्करण कर सकते हैं। समझ गए क्या बात को? इन दोनों रिएक्शन से, या सोडियम के साथ रिएक्शन करके पता कर सकते हैं कि टर्मिनल है या इंटरनल है। कर सकते हो क्या? बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, SNAR अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपन ने ये बात बोली थी कि बेंजीन जो है, इस पे अगर हेलोजन है और मैं इसकी NaOH KOH के साथ रिएक्शन करवाऊं तो रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है क्या? नहीं होती। क्यों? आंशिक द्विआबंध के लक्षण है, तो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपने हेलोजन हटा दिया तो मध्यवर्ती कारक धनायन बनेगा, जो कि असंतृप्त होगा, तो वो अस्थायी हो जाएगा। फिर रिएक्शन, अस्थायी होने की वजह से फिर रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन जबरदस्ती करवाई जाए,
जैसे NaOH ले लिया आपने भयंकर गर्म करके, प्लस रिएक्शन का तापमान बढ़ा दिया, प्लस रिएक्शन का दाब बढ़ा दिया, तो फिर मजबूरी में ये रिएक्शन हो जाती है। और यहां पर क्या जुड़ जाता है? OH। नॉर्मल NaOH से रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, प्रतिस्थापन कर ही नहीं सकते। ये मजबूरी में करवाई आपने, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, प्रेशर में लेके आ गए। मजबूरी में देखो कोई कुछ भी कर सकता है। अरे सही बात है कि नहीं? इतना ज्यादा गर्म कर दिया भाई साहब, ऐसे 623 केल्विन टेम्परेचर के आसपास टेम्परेचर दिया जाता है, 640, 650, 650 के आसपास। अरे समझ गए क्या बात को? इतना खतरनाक टेम्परेचर देते हैं। इतना ज्यादा गर्म करोगे तो फिर से सामने वाला भी कहेगा ठीक है कर लो अटैक। सही बात है कि नहीं? अब ये इसमें एक क्रियाशीलता का क्रम पूछता है कि मान लीजिए आपके पास में ये है ना, इस पे एक NO2 जुड़ा हुआ है, इस पे 2 NO2 है, और इस पे 3 NO2 है। तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? A, B, C या D? किसकी ज्यादा होगी? D की। C, B, A। क्यों? वो सुनो। NO2 देखो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन देख के आंशिक द्विआबंध के लक्षण ला रहा है। उन इलेक्ट्रॉनों को किसने खींच लिया? NO2 ने। तो बंध कमजोर हो गया वापस। यहां पर 2 NO2 खींच रहे, बंध और कमजोर हो गया। यहां पर 3 NO2 खींच रहे, बंध और कमजोर हो गया। भाई बंध किसकी वजह से आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ रहे थे? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। उन इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने खींच लिया, बंध वापस कमजोर, जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए यहां पर जब रिएक्शन करवाई जाती है तो केवल गर्म पानी डालते हैं ना, उतने में रिएक्शन हो जाती है और टिकरी कमल बन जाता है। तो मुझे बताओ, अगर क्रियाशीलता D की ज्यादा है तो तापमान की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होगी? A में। समझ गए क्या बात को आप? उससे कम B, उससे कम C और उससे कम D, क्योंकि तापमान उसको चाहिए जिसकी क्रियाशीलता कम हो। तो क्रियाशीलता कम किसकी है? फर्स्ट की। थर्ड में तो देखो हल्का सा गर्म पानी डाला उतने में रिएक्शन हो गई, जबकि यहां पर जब अपने को रिएक्शन करवानी थी तो अपन 650 के आसपास टेम्परेचर ले रहे थे। फिर यहां आए तो 443 के आसपास टेम्परेचर चाहिए था, यहां पर आए तो 300 के आसपास टेम्परेचर चाहिए था, और यहां पर आए तो रिएक्शन गर्म करने पर ही काम हो गया। समझ पा रहे क्या बात को? तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा ए वाले में होगी। ये होती है SNAR अभिक्रिया। सर SNAR क्यों? अरे एरोमेटिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जबकि एरोमेटिक के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होती नहीं है। एरोमेटिक में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो कि अपन ने कहा होता ही नहीं है, इसीलिए तो फिर कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और बेंजीन का एच हटता है और रिएक्शन होती है। इसने क्या किया, बेंजीन के ऊपर जो जुड़ा हुआ था उसको हटा दिया, जबकि वो हटना ही नहीं चाहिए। पर कंडीशन क्या है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से। और यहां रिएक्शन किसकी वजह से हुई? टेम्परेचर तो था ही, साथ में क्या माइनस एम प्रभाव इतना ज्यादा हो गया कि वो जो आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ रहे थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। समझ गए क्या बात को? तो ये एक क्रियाशीलता ध्यान रखना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। CFC का फॉर्मूले बनाना मैंने कल आपको सिखाई दिए थे, ठीक। नेक्स्ट सुने, तो ये वाले जो टॉपिक मैंने करवाई है, ये वाले आज है ना, ये वाले, ये पूरी POC खत्म हो गई है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट है पूरी, वो खत्म हो गई है। उसके सारे प्रैक्टिकल वाले टॉपिक मैंने एक साथ ही करवा दिए। अब आ जाओ, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। नहीं नहीं, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, खत्म हो गया है, बस देखना बाकी है। आप खुद ही कहोगे सर ये रिवीजन मत कराओ प्लीज। देखो, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH, बहुत बढ़िया। फिनोल का फॉर्मूला बेंजीन पे OH, और ईथर का फॉर्मूला
ROR। सही बात है क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। यहां देखो, सबसे पहले क्या मैं बोल दूं कि एल्कोहल, क्या मैं फिनोल को ऐसे लिख सकता हूं AROH और इथर को लिख दूं ROR? तो क्या यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? अरे है क्या? क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? यस सर। क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? नो सर। इसका मतलब बताओ क्वथनांक एल्कोहल फिनोल का ज्यादा होगा क्या? अरे एल्कोहल फिनोल का क्वथनांक ज्यादा होगा या कम होगा? किससे? ईथर से। क्या कोई मुझे कारण बता सकता है क्या? हाइड्रोजन बंध। कौन सा हाइड्रोजन बंध? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक ज्यादा होगा या एल्कोहल का? अरे क्वथनांक एल्कोहल का ज्यादा होगा या हाइड्रोकार्बन का? एल्कोहल का। कारण बता सकता है कोई? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे मैंने कहा ना, जब कोई यौगिक में एक्टिव हाइड्रोजन है तो उसका कारण कौन है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। बिना देखे टिक कर सकते हो आप। क्या किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे क्वथनांक में डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? है? डिग्री बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। क्या होता है? तो किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अरे सही बात है क्या? बहुत बढ़िया। आगे चलो, नेक्स्ट अपन पकड़ लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई। क्या कर लेते हैं? कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई। मुझे बताइए, क्या ये एल्कोहल है क्या? यस। क्या ये फिनोल है क्या? यस सर। क्या ये ईथर है क्या? यस सर। मुझे बताओ, क्या फिनोल वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है क्या? रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड सिंगल रहेगा या आंशिक डबल? तो मुझे बताओ, आंशिक डबल आ गया तो बंध लंबाई बढ़ गई या घट गई? घट गई। बेटा सिंगल से छोटा होता है डबल बॉन्ड, डबल से छोटा होता है ट्रिपल। तो यहां डबल के लक्षण आ रहे हैं तो बंध लंबाई बढ़ गई या घट गई? घट गई। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसमें होगी? एल्कोहल में। किसमें होगी? और ईथर की इसके लगभग बराबर ही होती है क्योंकि दोनों में रेजोनेंस नहीं है। और उनसे कम किसकी होगी? फिनोल की। जब आप डेटा चेक करोगे ना एनसीईआरटी में, तो इसका एनसीईआरटी में डेटा मिलेगा आपको लगभग 142 पिकोमीटर, और इसका डेटा मिलेगा 141 पिकोमीटर, और इसका दिया हुआ है 136 पिकोमीटर के आसपास वैल्यू दी हुई है। वहां पर डेटा पढ़ोगे तो इन दोनों की लगभग बराबर पर मैंने एल्कोहल इसलिए आगे रखा क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू जो है वो 142 पिकोमीटर के आसपास है, इसकी 141 पिकोमीटर के आसपास है, पर इसकी 136 पिकोमीटर तो बहुत कम हो गई। पर इनकी देखो दोनों की लगभग बराबर ही है क्योंकि दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा। पर फिर भी मान लो बराबर वाला साइन ना देके बड़े छोटे वाला साइन दे तो हल्की सी ज्यादा किसकी है? एल्कोहल की, ताकि अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। डेटा आपके सामने पड़े। नेक्स्ट देखिए, ये बंध लंबाई होगी। क्या मैं बंध कोण की बात कर सकता हूं? बहुत बढ़िया। ये सब केमिकल बॉन्डिंग की बातें मैं तो सिर्फ लिखवा रहा हूं, मेरा फर्ज ही नहीं बनता ये सब पढ़ाने का। बंध लंबाई, बंध कोण, ये केमिकल बॉन्डिंग की बातें। अब मुझे बताओ, बंध कोण जो है, क्या आपने पानी का बंध कोण पढ़ा था? और क्या आपने बोला था कि लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री कोण कम होता है? अगर इसके संकरण की बात करें तो इस ऑक्सीजन का संकरण क्या है? sp3। अरे पानी में ऑक्सीजन का संकरण क्या है? sp3। क्योंकि संकरण का फॉर्मूला क्या? सिग्मा प्लस लोन पेयर। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है तो टोटल कितने? 4। 4 का संकरण क्या? sp3। sp3 में बंध कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, या बोल सकते हो 109.5 डिग्री। एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री कम होता, तो 2 लोन पेयर की वजह से 5। तो इसमें से माइनस कर देंगे 5 डिग्री, तो ये कितना बचेगा? 104 डिग्री। अरे सही बात है क्या? क्या 2.5 और 2.5 कितना हो गया था? 5। 5 कम कर दोगे तो 104 डिग्री बन गया। अरे पानी के अंदर इतना ही बंद कोण होता है क्या? अब मुझे बताओ, 104 डिग्री कोण होना चाहिए, सही बात है। मुझे बताओ, क्या ईथर के ऊपर भी 2 लोन पेयर है क्या? अरे है क्या? नहीं है। तो यहां का जो थीटा है वो बताओ 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होना चाहिए या कम? कम या ज्यादा? कम होना चाहिए क्योंकि ऊपर 2 लोन पेयर है। लेकिन आपको मैं जानकारी लेके बता दूं कि 109 डिग्री 28 मिनट से यहां पर बंद कोण ज्यादा होता है। यहां तो 5 डिग्री कम था ना,
या 2 डिग्री ज्यादा होता है, तो ईथर का बंद कोण सबसे ज्यादा होता है। बंद कोण सबसे ज्यादा किसमें होता है? ईथर के अंदर। ईथर का बंद कोण ज्यादा होता है किसकी तुलना में? फिनोल और एल्कोहल की तुलना में। फिनोल और एल्कोहल की तुलना में। अब सुनना, सर ईथर का ज्यादा क्यों हुआ? ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है और आंसर है ग्रुप ग्रुप प्रतिकर्षण, समूह समूह प्रतिकर्षण। ग्रुप ग्रुप प्रतिकर्षण जो होता है वो लोन पेयर प्रतिकर्षण से भी बड़ा होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग की लाइन है। लोन पेयर प्रतिकर्षण बड़ा नहीं होता है, ग्रुप ग्रुप प्रतिकर्षण सबसे बड़ा होता है। तो जब ऊपर लोन पेयर प्रतिकर्षण कर रहे हैं उस टाइम पे नीचे 2 ग्रुप भी प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो प्रतिकर्षण लोन पेयर वाला ज्यादा है ग्रुप वाला? तो ग्रुप वाला क्या करेगा? इसका से चौड़ा कर देगा, चौड़ा करेगा तो बीच का कोण क्या हो गया? बढ़ गया। और जब एनसीईआरटी के डेटा देखोगे तो यहां पर आपको एग्जांपल दे रखा है CH3OCH3 मेथोक्सीमेथेन, जो कि जेट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। CH3OCH3 का यूपीएससी बताओ, आंसर था मेथोक्सीमेथेन। तो CH3OCH3 का जो बंद कोण दिया हुआ है वो दे रखा है इसमें लगभग 111.7 डिग्री एनसीईआरटी के अंदर। समझ गए क्या आपको? तो 111 तो 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है ना। अरे 109.5 डिग्री से ज्यादा है ना। 111.7 जो 2.2 डिग्री ज्यादा है कंपैरिजन टू 109.5 डिग्री से। तो 111.7 है तो 2.2 ज्यादा हो गया ना। तो बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये दिया हुआ था कि ईथर का बंद कोण 110 डिग्री होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट तो ज्यादा ही हो गया। उसका कारण क्या है? समूह समूह प्रतिकर्षण। क्या बोलोगे? हाँ, तो ईथर में बंद कोण क्या होता है? एल्कोहल फिनोल की तुलना में ज्यादा होता है। और आंसर क्या बताओगे? समूह समूह प्रतिकर्षण। सर ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? घर पर पूछते हैं कि कब तक होगा, इसलिए बता दो। घर वालों को देना है एग्जाम, तेरे को देना है? घर वाले पूछते हैं। घर वालों को बोलो आप अपना काम समय पर करें, कोचिंग वाले अपना काम समय पर कर रहे हैं। घर वाले तुम्हारे गजब ही होते हैं यार। हमारे घर वालों ने आज तक ये नहीं पूछा था कि कोचिंग कितनी बार जाता है दिन में। लिटरली बता रहा हूं, मेरे को आज कितने साल हो गए? 8 2 10 साल बाहर हो गए, बाहर रहते हो गए 10 साल। मेरे पिताजी आज तक मेरी हॉस्टल या मेरे रूम पे या मेरे फ्लैट पे नहीं आए 10 साल में। पिछले 10 साल में पिताजी कभी ऐसे नहीं कि तू कहां रहता है, तेरे हॉस्टल की फीस कितनी है, ना कोई मतलब नहीं है। 2 5 10 दिन 15 दिन में एक बार फोन करते हैं, हाँ भाई मैं तो सोच रहा था काफी दिन हो गए तो पूछ लेता हूँ कैसा है। ठीक है बढ़िया और मजे, ठीक ये लो। 50 55 सेकंड से ऊपर बात नहीं होती। हाँ वो तो आजकल पता नहीं क्या हो गया, डेली शाम को फोन कर देते हैं। मैं क्या कोई गलत खबर आई है क्या मेरे बारे में? रोज रोज फोन कैसे करो? 15 दिन से फोन करने वाला आदमी। बोला नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। सही है यार, क्योंकि अब प्रेम अचानक कैसे जाग गया है? पहले तो सालों ऐसे महसूस करवाते थे कि साला गलती से हो गया। 15 15 दिन से फोन करते थे भाई साहब, और अब डेली शाम को। तो मैं एक दिन तो क्या हुआ, 3 दिन कंटिन्यू फोन आ गया। मैंने खुद ने पिताजी से पूछ लिया तीसरे दिन शाम को, मैं अब की बार कंटिन्यू डेली फोन कैसे कर रहे हो? मैं कोई मैंने कांड वांड कर दिया क्या? क्योंकि अपने दिन में 5 कांड तो करके निकलते हैं कहीं ना कहीं, तो मैं क्या पता कोई खबर पहुंच गई होगी। तो मैं क्या कोई गलत खबर आ गई क्या? बोला नहीं तो। मैं तो आपके पास 3 दिन से कंटिन्यू फोन कर रहे हो। अरे बोले मेरे छुट्टी चल रही है तो बेटा बेटा क्या करूं, तो मैं सोचा तेरे को ही फोन कर लेता हूँ। अरे तो मैं को तेरी सेटिंग हो गया, मम्मी से बातें करो यार। मम्मी पापा की लड़ाई दिन में 10 बार होती है, ये सबके घर की कहानी है। तो उधर तो लड़ाई हो जाती है उनके, वो मेरे को फोन कर लेते हैं। मेरे पिताजी ने कभी 10 साल में आज तक मेरे हॉस्टल या फ्लैट नहीं आए, पिछले 10 साल में। और उनको कोई मतलब नहीं है मैं घर जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, कब आएगा, कोई मतलब नहीं है। वो मुझसे कहा है जयपुर हूं, ठीक, क्या काम है, क्यों आया, कब आएगा, कब जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कभी नहीं पूछा आज तक। और यहां देखो सिलेबस कब होगा बताओ। सर वो पढ़ने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना रिवीजन का, तो बेटा रिवीजन तो अभी भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी सिलेबस खत्म होने के बाद ही रिवीजन किया जाता है। एक चैप्टर खत्म हो गया उसका 50 बार रिवीजन कर लो। ये तो इलॉजिकल चीजें जिनका कोई आंसर नहीं है मेरे पास में। और
मेरी आज 82 नंबर क्लास है, अपन बात करेंगे 90वें दिन। तब तक तो क्या ही बात करें, 90वीं क्लास में अपन बात करेंगे, अभी 82 नंबर क्लास चल रही है। बताओ, या 90% ऑर्गेनिक खत्म हो गई और इनको डैश डैश पड़ी है। सर मेरे पापा ने 11वीं 12वीं में स्कूल जाके नहीं देखा। अरे स्कूल तो गए ही नहीं कभी। स्कूल वाले बुलाते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को गांव के अंदर, है ना, वो कार्ड भेजते थे, है ना, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप सादर आमंत्रित हैं। वो इसलिए बुलाते थे क्योंकि जो भी जाते थे वो 150 रुपए लिखवा के आते थे स्कूल में, है ना। तो मेरे पिताजी पता क्या करते थे, 100 का नोट निकालते मेरे को दे देते, बोले स्कूल में लिखवा देना 100 रुपए। खत्म खत्म। कभी नहीं गए, मुझे याद नहीं है कि पिताजी कभी स्कूल गए थे। वो तो कभी ऐसा होता ना, जबरदस्ती भाई बुलाया कि कल तेरे पिताजी को लेके आना है, नहीं तो भी नहीं लेके जाता था। तो मैं उस दिन लेट जाता था प्रेयर के बाद में, तो लेट वाले 4 डंडे खा लेता था, पर कम से कम प्रेयर में ये तो नहीं पूछेंगे ना पिताजी क्यों नहीं आए, हो गया काम। फीस का बोलते थे ना स्कूल वाले, घर पे जाके बोलते ही नहीं थे, हम ही बन जाते थे पापा। दूसरे दिन के बोलते पापा ने बोला 2-3 दिन बाद देंगे। 2-3 दिन बाद तक मुद्दा खत्म हो जाता है स्कूल में। वो तो कोचिंग में कार्ड होता है, स्कूल में कौन से कार्ड होते हैं। 2-3 दिन बाद में पता चला कि डायरेक्टर साहब खुद ही नहीं है। फिर अगले 15-20 दिन बाद में पूछते थे क्या हुआ, नहीं वो सर अभी घर पे क्या है कि थोड़ा माहौल ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं पिताजी से बात ही नहीं कर पाया, आप ही कर लेना। फिर वो 50 जनों को पूछते थे, 50 में से 5 को करते थे, 2 पैसे दे देते तो इनका काम हो जाता, तो वो भूल जाते थे फोन करना। 1.5 साल तक फीस जमा नहीं करवाते थे स्कूल की, लिटरली बता रहा हूं। मेरी 10th क्लास की फीस थी 6,500 रुपए। हाँ 6,500, उस टाइम रेट ज्यादा थी। 6,500 रुपए मेरी 10th की फीस थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूं मैं, एलकेजी से लेकर, मेरी एलकेजी यूकेजी सब पढ़ी हुई है। 6,500 रुपए। और गांव का सेकंड टॉपर था मैं स्कूल में उस टाइम पे, 10वीं क्लास में। रैली निकाली थी, वो कैंपर में बैठा के पीछे माला पहना कर, ऐसा लग रहा अहम ब्रह्मस्मि, है ना, अपुरिच भगवान है। इनके सिलेबस की पढ़ी, बताओ, एक चक्कर में 5 मिनट खराब हो गए, पढ़ लेते हैं। इधर देखो, इसलिए छेड़ना नहीं चाहिए मेरे को, कहानियों का पिटारा है। अब यहां देखो, फिर भी 90 में सिलेबस हो जाएगा। अब देखो लोगों के तो चैप्टर में 2-2 3-3 क्लास एक्स्ट्रा लग जाती है, तो मैं पूरे सिलेबस में गलती से 2-3 एक्स्ट्रा ले लूं तो गाली मत देना, इतना तो हक बनता है मेरा। अब यहां देखो, हक मतलब गाली सुनने का नहीं, क्लास एक्स्ट्रा लेने का। पता चला कि ले मास्टर, और वो 100 रुपए भी स्कूल नहीं पहुंचाए। नहीं नहीं, ईमानदार थे। जिंदगी में ये है ना, किसी के साथ धोखा नहीं किया, ईमानदारी है, और किसी के पैसे नहीं खाए कभी भी जीवन में। वो तो मैं जब कमाने लगा था तब पता चला था कि घर वालों ने कितना कर्जा कर रखा है पीछे। किसी आदमी से 50,000 रुपए ले रखे, मेरे को बोले उसको पैसे देने में कितने देने, बोले 95,000, मतलब ब्याज 50,000 का ब्याज 95,000 हो गया, डबल हो गए पैसे। तो गांव में गरीबी के दिन थे, पैसे थे हुआ ही नहीं करते थे। मैं बोल रहा हूँ 1.5 साल से स्कूल की फीस भरते थे, है ना। तो सोचो कि 1.5 साल से स्कूल की फीस भरते थे, वो भी ऐसे नहीं 6,000 है तो 2,000 ही भेजते थे। हाँ, मेरी 12वीं क्लास की फीस तो मैंने जब मैं पढ़ाने लग गया तो कमा के भरी थी। और इसको हम स्कूल की फीस ऐसे नहीं भरते थे, स्कूल के कपड़े कैसे लेके आते थे, जैसे 6वीं से 7वीं में आए तो स्कूल में 1.5 महीने की छुट्टियां मिलती है, जून वाली छुट्टियां, ग्रीष्मकालीन अवकाश, है ना, समर वेकेशंस, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, नहीं पढ़ा हुआ मैं भी इंग्लिश मीडियम हूं, तो समर वेकेशन होते थे, ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो उनमें 1.5 महीने की छुट्टियां आती थी। तो गांव के अंदर आपको पता है क्या, गर्मियों के अंदर वो प्याज काटने जाते हैं पड़ोसियों के यहाँ, तो पैसे देते थे, तो मैं वैसे प्याज काटने जा, मेरे सारे काम किए हुए, प्याज काटने जाते, देखो आज भी अंगुलियों के ऊपर से ये लाइनें उतरती, इसीलिए उतरती है ना। प्याज काटने जाते तो वो हमारे को उस टाइम पे इतने देते थे, 90 रुपए 80 रुपए से कुछ देते थे दिन के। सुबह जाते थे 7 बजे, शाम को आते थे 8 बजे, और कुत्तों जैसी हालत हो जाती, तो पूरे दिन प्याज काटते थे ऐसे बैठे बैठे, तब जाके शाम को 80 रुपए, पर 1.5 महीने में 2-4 हजार रुपए का जुगाड़ हो जाता था।
उनसे फिर स्कूल के कपड़े, वो क्या, स्कूल की फीस भर देते थे। कपड़े स्कूल के कैसे आते थे? मैं जाता था ननियाल, तो हर साल, नहीं नहीं वो फिक्स था, नहीं जाते थे तो भी मेरी नानी मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म सिलवाती थी बढ़िया। मुझे आज भी उस टेलर का नाम है, बीके टेलर नाम था उसका, बीके बनवारी कुमावत। और घर वाले उन पैसों से एक बस जूतों की जोड़ी दिलवाते थे 15 अगस्त के पहले दिन, 14 अगस्त को। और यूनिफॉर्म नानी सिलवाती थी हर साल। घर वाले मात्र 50 रुपए देते थे टाई बेल्ट के। बेल्ट भी तो लगता था ना स्कूल में, वो जो उस तार के अंदर डलता है, उसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा रहता है ना। और एक वो टाई जो पीछे जाके ऐसे ऐसे लग रहा है कि मंगलसूत्र बांध रहे, है ना। बस वही बांधा था लाइफ में, वो भी खुद के। उसके बाद से मौका नहीं मिला कभी भी। वह तो बातों बातों में दुख की बातें आ गई। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो वो वैसे दिन थे, और अब ये भी दिन है, तो वक्त बदल सकता है। अब यहां देखो, पर मजे वो बचपन तुम नहीं जी सकते जो हम जीते थे। 1 रुपए की 2 कुल्फी आती थी। हाँ, 2 आती थी। हाँ, उस टाइम हमारे टाइम पे वो चलते थे पैसे, 4 आना, 8 आना। उसपे 8 आना पे 50 पैसे लिखा हुआ आता था, है ना। 4 आना पे 25 पैसे लिखा हुआ था, छोटा सा सिक्का आता था सिल्वर कलर का, वो चलता था भाई साहब। 8 आना की 1 कुल्फी आती थी, और वो पैसे बचाते थे पेंसिल के रुपयों में से। 2 रुपए वाली पेंसिल के पैसे देते थे, तो एक वाली ले आते थे, 1 रुपया बच जाता था, फिर उससे 4 दिन तक कुल्फी खाते थे। हाँ, और 1 कुल्फी से ढाणी के सारे जने खाते थे, एक एक बाइट। रिस्क था भाई साहब। तो गांव में लोग खेती के अलावा कुछ नहीं करते थे, और खेती में इतने पैसे नहीं होते, अपने परिवार का गुजारा चल सकता है, बस इतने ही होते हैं। उनमें से गांव में किसी का टूणा आ जाता है, टूणा जानते हो? और किसी के मायरा, है ना, कोई काम प्रोग्राम फंक्शंस आ जाते थे। साले रईसो, टूणा नहीं जानते ये लोग। फंक्शंस हो जाते थे, तो फंक्शन में जाते हैं तो पैसे खर्च होते हैं। कोई किसी को कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए, हमें तो 2 साल में एक ड्रेस मिलती थी, उसको भाई साहब यूं प्रेस करके रखते थे। 8-10 फंक्शन तक तो धोते ही नहीं थे उसको, क्योंकि गंदी होने ही नहीं देते थे। जींस भाई साहब 25 बार पहन लेते तब एक बार धोते थे। हालांकि बॉयज तो आज भी 10 बार पहनते तब एक बार धोते, क्योंकि जींस गंदी नहीं होती। अरे सही बात है क्या? सर मैंने काला धागा एक बार पहनाया था। किसको, भैंस को या गाय को? चलो यहां देखो, बताओ ऐसी बात है। चलो यहां देखो, पढ़ लेते हैं यार। तो क्वथनांक की बातें कर ली, बंद लंबाई की बातें कर ली, अब अपन बातें करते हैं घुलनशीलता की। किसकी बातें करो? घुलनशील। देखो, एल्कोहल फिनोल में एक्टिव हाइड्रोजन है, और ईथर के पास खुद का लोन पेयर है। टूणे का मतलब हमारे यहाँ टुंड्रा होता है। टुंड्रा, टुंड्रा तो वन हुआ करते थे इकोलॉजी में। इकोलॉजी में पढ़े होंगे ना, टुंड्रा फॉरेस्ट। अरे भाई, पढ़े थे तब, बहुत पढ़े थे। और अब इतना हरामी हो गया हूं कि किताब हाथ में लेते नींद आ जाती है। जिस दिन कभी होता है ना कि नींद नहीं आ रही, तो यूट्यूब पे एक वीडियो चला के पढ़ने लग जाता हूँ, 15 मिनट में नींद आ जाती। फोन ऐसे पढ़ता मुंह पे। टूणे का मतलब हमारे यहाँ टुंडरा होता है, पर हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज होती है, पर ऐसा होता है क्या किसी के यहाँ? चल रहा है? अरे वो टूणा नहीं, जादू टोना वाला नहीं, टोट क्यों वो, फटे मुंह तेरा। क्या बात करे, कहां पहुंच गई? वो उस दीदी से संपर्क करे, ये ऐसे मामलों में 11:11 पे। सर जी पूछा, गांव कब जाऊं? मैं गांव कब जाऊंगा मेरा नहीं पता है, मेरे को खुद को नहीं पता होता मैं कब कहा जाऊंगा। सैटरडे डिसाइड करता है कि बल्लू जेल से फरार है क्या। और सब कुछ होते हुए भी नहीं पढ़ पा रहे। नहीं नहीं, सब कुछ होता तो पढ़ाई होती भी नहीं है। पढ़ाई मजबूरियों में होती थी, क्योंकि डेली एक ही मोटिवेशन मिलता था। देख, पापा तो पूरे दिन पत्थर तोड़ते हैं, और तुम कुत्तों के पीछे भागते रहते हो। मम्मी का फिक्स डायलॉग था ये। बाप तो कमाते कमाते मर जाएगा, और औलाद कुत्तों के पीछे भागती भागती खराब हो जाएगी। फिर मजबूरी में शाम को 50 ताने सुनने के बाद आदमी सोचता है ठीक है रे यार, पढ़ लेता हूँ। तो 10 बजे बैठते थे पढ़ाई करने, और फिर रात को 2-3 बजे तक पढ़ते थे।
फिर सोते, शाम को 7 बजे स्कूल, 2 दिन में एक बार नहा लेते थे, काम हो जाता था। क्योंकि अपने तो फिक्स है ना, नहाते हैं तो भी वैसे ही दिखते, नहीं नहाए तो भी वैसे ही दिखते हैं। फालतू में क्यों रिस्क लेना, शरीर के साथ में धोखा हो रहा है ना ये तो, है ना। तो घुलनशीलता, एल्कोहल, फिनोल और इथर तीनों ही जल में घुलनशील होते हैं। एल्कोहल, फिनोल तथा इथर, तीनों ही जल में घुलनशील होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं, जल में घुलनशील। ऐ तो फिर मजा ही नहीं आएगा, आधी बातें तो मैं बोल ही नहीं पा रहा। एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर तीनों जल में क्या होते हैं, घुलनशील। और जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है, घुलनशीलता घटती है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन करेंगे भाई लोगों वर्गीकरण। सारी चीजें पढ़ाई हुई है, अब तुम्हें क्या पढ़ाऊं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला पढ़ा रहा हूं एल्किल एल्कोहल, पढ़ा हुआ है क्या। विनाइल एल्कोहल पढ़ा हुआ है क्या। एलिलिक एल्कोहल पढ़ा हुआ है क्या। बेंजाइलिक एल्कोहल, या बोल दो बेंजिल एल्कोहल, पढ़ा हुआ है क्या। फिनोल, क्योंकि एरिल एल्कोहल नहीं बोल सकते इसको। एल्किल एल्कोहल मतलब सारे कार्बन सिंगल वाले। विनाइल मतलब डबल वाले से डायरेक्ट। एलिलिक मतलब डबल के आगे वाले पे। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के आगे वाले पे। और फिनोल मतलब बेंजीन से। फिर एल्किल में भी ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 3 डिग्री हो गया। अरे सही बात है कि नहीं। अच्छा, एल्किल में संकरण क्या होता है, sp3। विनाइल में sp2। एलिलिक में sp3। बेंजाइलिक में sp3। और फिनोल में sp2, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन sp2 होते हैं। तो टेंशन मतलब ऑनलाइन में ना तो स्क्रीनशॉट आता ना वीडियो रिकॉर्ड होता है। बेटा दूसरे फोन से कर सकते हैं, जिस फोन में वीडियो चल रहा दूसरा एक फोन और लेके और फिर बना सकते हैं। नहीं तुम्हें नहीं पता तो मैं सिखा देता हूँ बोले। बोल रहा हूँ तुम आगे वाले 10 साल में जितने कांड करोगे ना, उनमें पीएचडी है मेरी। अब छोड़ दिए, सुधर गया, है ना। शेर बूढ़ा हो जाता धाड़ना थोड़े ही बोलता है ना? क्यों लक्की, वो बोलेगा सर मेरा पीछा छोड़ दो बाप की सोहन। बाबा इज फायर, नहीं 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 नहीं। क्या बोलता है, वाइल्ड फायर, ये क्या होता है। बोकाल, क्या चीज होता है वाइल्ड फायर, क्या बोलते हैं। मेरे को नहीं पता, गांव का आदमी, गरीब आदमी हूं मालिक। हाँ सर मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्या क्या करता है। सर इनको नहीं पता आप इनके बाप हो, नहीं नहीं बाप तो नहीं। ये तो गलत बात है, क्रेडिट नहीं लेता मैं कभी भी। सॉरी, मेहनत का खाया है हमेशा। क्रेडिट मेहनत का ही लेते हैं सिर्फ। सिर्फ वो स्कूल वाली मैडम आज बहुत याद आती है, तो प्यार से कहा करती थी, ओ हीरो थोड़ा पढ़ भी लिया करो। ओए, हमारे तो
एक दो ही मैडम आती थी, उन्होंने मेरे को जो कुत्तों की तरह पीटा है ना। एक संस्कृत के मैडम आते थे, अंशु मैडम। हाँ, अंशु मैडम, जो मेरे को कुत्तों की तरह धोया है ना। संस्कृत पढ़ाते थे, उन्होंने काम दिया था कॉपी में करना, और मैं उसके पहले दिन एब्सेंट था। उनको पता नहीं था, उनको कॉपी चेक, बोले काम नहीं है। जो कुत्तों की तरह धोया मेरे को, लगभग ऐसे मान के चलो 150 डंडे तो मार ही दिए होंगे। उसके बाद पूछा कि काम क्यों नहीं है। मैंने कहा मेरी लाश से पूछ लेना। मैं कहा मैं कल एब्सेंट था। ओह सॉरी सॉरी, अरे सॉरी। सो जापट लगाऊं वापस। कुत्तों की तरह धोया। एक थे वो, नाम भूल गया मैं, कौन से मैडम थे। अरे उसकी सिस्टर मेरे क्लास में पढ़ती थी, तो उसकी बहन थी यार, वो नाम भूल गया, कौन से मैडम थी। अरे नहीं, मैं बताता हूँ, ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड, मिल जाएगा मुझे नाम। मैं सर्च करता हूँ। हाँ, मीनाक्षी मैडम। हाँ, क्या हुआ? तो मीनाक्षी मैडम पढ़ा रहे थे क्लास में, और हमने क्या किया, वो जो उसकी सिस्टर थी है ना, वो बेटी थी क्लास में। तो मैं और मेरे साथ एक मेरा हरामी आदमी दोस्त था, मनोज। हम दोनों ने जिंदगी में इतने मजे लिए हरामी पने में। हम बेटे बेटे क्या करते थे, टोंट मारते थे। दोनों का फिक्स काम था हमारा। और क्लास में कभी नहीं पढ़े, कभी भी। हाँ, टीचर पढ़ा तो ध्यान से सुनते थे, वे घर पे जाके इसको पढ़ना कैसा, इतना सीख लेते थे। टीचर नहीं होता तब कॉपी खोल के नहीं देखी कभी भी क्लास में। तब ये था कि भाई अब क्या, कौन सा कांड करे, बाकी क्या रह गया। तो ऐसे एक चैप्टर चलता है छोटी क्लासों में, सावित्री बाई फूले। देखो मेरे को आज भी याद है, कमरा नंबर याद है मुझे स्कूल का, है ना। नया कमरा ही बना था, उसमें बैठाते थे, तो वहां बैठे थे और सावित्री बाई फूले वो चल रहा था। तो उसकी वो जो सिस्टर थी ना, वो उसके ऊपर हमने दोनों ने एक कमेंट करके, और दोनों हंस रहे थे, और उसने देख लिया। उसने दोनों को खड़ा किया, बोले किस बात पे हंसे। उसको तो पता चल गया भाई क्यों हंसे हैं, और क्यों हंसे तो ये मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों हरामी थे। तो मैं क्या नहीं, तो हमने दोनों ने पहले डिसाइड कर लिया कि क्या बोलना, खड़ा किया उतने में तो डिसाइड कर लेते थे कि बोलना क्या, सेम आंसर जाना चाहिए। क्या पता दोनों को अलग अलग पूछ के बुला ले, इतने हरामी तक पहले सोच लेते क्या क्या हो सकता है। नहीं बोल, मैं आपने बोला सावित्री बाई फूले, तो हमने ऐसे पढ़ लिया इसको, सावित्री बाई फूले समा गए। इसलिए हम हंसे थे। बोले मैं तुम लोगों को जानती हूँ, और विनोद तेरे को तो स्पेशली। हाँ, आप कब से जानते हो? और जो हमें मुर्गा बना के पीटा है। तो देखो मेडमो का प्रेम बेटा हमें तो नहीं मिला, लिटरली बता रहा हूँ। जो जो मैडम आज तक जीवन में मिले, सबने कुत्तों की तरह धोया मेरे को, क्योंकि मैं आदमी हरामी था। उनमें मैडमों की गलती नहीं थी, उन्होंने बाकी सबको स्नेह दिया, हमारे को दिए जूते और गालियां। बोले ये देश खतरे में है। उनको थोड़ा ही पता था कि देश के एकदम शिक्षक बन जाएंगे। समझ रहे हो ना तुम लोग। अब तो वो भी सोचते हैं कि ये हरामी, ये तू मास्टर बन गया और तू बोल लेता है क्लास में, हाँ, सुन के देखना कभी, फैन हो जाओगे। तुम तो खुद बोलोगे कि यार, है ना। और फिर सुनना, वो जो उसकी सिस्टर थी ना, वो मेरे से आगे थी बस गांव में, स्कूल टॉप किया था तब। मैं 2 नंबर पे था, उसके चक्कर में हमेशा 2 नंबर पे आ जाता था। बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, भगवान कसम। अभी भी बहुत पढ़ती है। और वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी ना, उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर था। दोनों बेचमेट थे, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं फाइनल ईयर वालों को पढ़ाता था, और वो फर्स्ट ईयर में ही थी। तो वो तो लेक्चर लेती थी, मैं वहां पढ़ाता था। मैं, हाँ भाई टॉपर, आ गया स्वाद है, कैसी लगी। और उसको कह रखा था, देख अगर कॉलेज में किसी को बता दिया ना कि अपन बेचमेट है, कॉलेज में सबको पता था कि मैं, मेरी कंप्लीट हो चुकी है ग्रेजुएशन मास्टर सब, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ।
दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के जाता था ताकि पता नहीं चले। और जिन जिन को पता था उनको बोल रखा था, देख लेना कितना हरामी हुई है तो तुम मेरे को पिछले 10 साल से जानते ही हो, अगर मेरे पास ये खबर आ गई ना वापस तो रेल बना दूंगा। वो पढ़ते थे, मैं पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था उस टाइम। और तीनों ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, मैं खुद फर्स्ट ईयर में था। पास वाले कॉलेज में तो मेरी बीएससी चलती थी, और इधर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर को पढ़ाता था केमिस्ट्री। पता नहीं चलने देता था क्योंकि मैं पास वाले कॉलेज में कभी जाता नहीं था, सिर्फ एडमिशन था और सिर्फ पेपर देने जाता था। क्योंकि अगर कॉलेज चला गया तो वो इधर पास कर देंगे, तुम्हारे सर तुम्हारे यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर वाले मास्टर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारी कॉलेज का क्या ही लेवल है। मैं किताबें रट देता था। किताबें बात डिग्रियों से थोड़ी सी एजुकेशन मिलती है, किताबों से मिलती है। किताबें पूरी पढ़ रखी थी, पूछ लो सवाल, बढ़िया मजे ऐसे लेता था। तो छोरे याद देख तो ऐसे खुश थे, कॉलेज में इतने मजे कौन लेता है। तुम सोचो कॉलेज में तुम जाओ और वहां पर मेरे जैसा मास्टर मिल जाए। मैं इतना हरामी आदमी, मैं तुम्हारे कॉलेज में हूं ना, भगवान कसम। मैं ऐसा वहां झाड़ियों के पास जाके बोलू, ए लाला। चलेगा, बाकी बातें कल करेंगे। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगली क्लास में। उसके चक्कर में आज पढ़ा नहीं पाया। कनक नाम था उसका, याद रखना, कनक। ब्लॉक कर दो उसको। नहीं, कितनी तारीख हो गई आज? अच्छा 10 जनवरी हो गई क्या? ओके, अच्छा कल सैटरडे फिर। ओके, धन्यवाद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। सर आप इतने क्या टैलेंटेड कैसे हो? हे। इसको टैलेंटेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हरामी। वो लड़की क्या कर रही है अभी? वो तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। सर आप बहुत बड़े हरामी हो। अब समझ में आया इसको। वो गवर्नमेंट जॉब, मैं बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक पढ़ने वाली, बहुत खतरनाक। हम तो पढ़ते थोड़े थे, हम तो लास्ट में 1.5 महीने में जागते थे कि इज्जत बचानी है बस। वो इज्जत बचाने के चक्कर चक्कर में टॉपर बन जाते थे। कैसे मुझे नहीं पता, है ना। और पढ़ते कहाँ थे? उसके भाई के पास ट्यूशन पढ़ते थे, उसी के घर पे। बताओ। समझ रहे हो? धन्यवाद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।